प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 7 एवं आज के विज्ञान विषय के पाठ कोशिका के बारे में जानेंगे। नमस्कार, जोहार बच्चों। ये कोशिका या सेल जो पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके पिछले भाग में हम लोगों ने कोशिका के बारे में, उसकी संरचना के बारे में और प्याज की झिल्ली के कोशिका स्लाइड बनाकर देखने में इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। आज हम लोग उससे आगे कोशिका के घटक के बारे में जानेंगे कि कोशिका के अंदर क्या क्या घटक होते हैं, कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, ये हम लोग देखेंगे। 19वीं शताब्दी से पहले लोगों को कोशिका के अंदर की संरचनाओं के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जब 19वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ तो कोशिका के अंदर के जो घटक हैं, जो संरचनाएं हैं, उनके बारे में अध्ययन शुरू हुआ, जिसमें एक कोशिका को अगर देखें तो उसमें कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म और केंद्रक या न्यूक्लियस, ये 3 मुख्य भाग होते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कोशिका झिल्ली। तो किसी भी कोशिका के ये बाहर की जो एक पतली दीवार जैसी रचना है, इसी को कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन पादप कोशिका में ये सेल मेम्ब्रेन के बदले एक और बाहर से एक भित्ति लगी रहती है, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। सवाल यहाँ आता है कि आखिर जंतु कोशिका में सेल वॉल या कोशिका भित्ति क्यों नहीं होती है, वनस्पति कोशिकाओं में क्यों होती है? तो वनस्पति कोशिकाओं में इसलिए होता है कि उसमें बहुत सारे कठोर पदार्थों को पार करना पड़ता है। जैसे आप ज़मीन पर देखिए तो जड़ या रूट जो है वह ज़मीन के नीचे आगे बढ़ता है, इसलिए उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। तना में देखें तो उसके जो भाग होते हैं, तना का भाग, उसमें छाल होता है, तो उसमें कठोर भाग होता है। उस कठोर भाग को बनाने के लिए, कठोर भाग को निर्माण करने के लिए कोशिका भित्ति होती है। ये जंतु कोशिका में ये केवल सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली पाई जाती है और उसी के अंदर ये सारे घटक जो हैं और जमा रहते हैं। इसमें अगर देखें तो कोशिका द्रव्य की बात है, तो ये जो भाग है ये कोशिका द्रव्य का है और ये कोशिका द्रव्य में ये सभी अलग अलग जो घटक हैं, ये तैरते, जो संरचनाएं हैं
ये उसी में तैरते रहते हैं। कोशिका झिल्ली जो है ये अर्ध पारगम्य या सेमी परमिएबल होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि कुछ चीज़ों को वह अंदर जाने देता है और कुछ चीज़ों को अंदर जाने नहीं देता है। कुछ चीज़ों को, कुछ पदार्थों को वह बाहर निकलने देता है और कुछ चीज़ों को बाहर निकलने नहीं देता है। ये सेल मेम्ब्रेन का काम है। तो ये कोशिका द्रव्य में ये सारे जो संरचनाएं हैं कोशिका के अंदर, ये सभी संरचनाएं तैरती रहती हैं। इसके अंदर में बीच में एक भाग होता है जो बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, इसको केंद्रक कहा जाता है। इसी केंद्रक जो है इस पूरे कोशिका का नियंत्रण कक्ष है, कह सकते हैं। ये ही कंट्रोल करता है पूरे कोशिका को। अगर केंद्रक को हम लोग निकाल दें तो पूरी कोशिका मृत हो जाती है। कोशिका के अंदर ये केंद्रक और केंद्रक में एक केंद्रिका या न्यूक्लियोलस होता है और इसमें गुणसूत्र या क्रोमोसोम भी होते हैं जो जनन क्रिया में गुणों के वाहक के रूप में ये काम करते हैं। जो वंश पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, गुण अपने माता पिता के गुण उनके संतानों में जाती है, तो ये क्रोमोसोम के द्वारा होता है। इसी तरह से ये केंद्रक जो है ये कंट्रोल तो करता है, फिर ये सेल डिवीज़न या कोशिका विभाजन में ये मदद करता है। जब भी एक कोशिका से दो कोशिका बनती है तो ये केंद्रक भी आधा आधा होकर के दोनों कोशिकाओं में चला जाता है। इसके अंदर की संरचना को अगर देखें कोशिका द्रव्य में, तो ये केंद्रक तो रहता ही है। ये रचना जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जिससे कोशिका को या हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ये जो यहाँ पर दिख रहा है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है ये है रसधानी, ये है गोल्जी बॉडी। इस तरह से इसमें कई संरचनाएं तैरती हुई नज़र आती हैं जंतु कोशिका में। अभी हम लोगों ने जंतु कोशिका के घटक के बारे में जाने और इससे पहले भाग में हम लोगों ने जिस तरह प्याज की झिल्ली की कोशिका के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे, उसका स्लाइड बना करके देखे थे, इसी तरह से अब जंतु कोशिका को भी हम लोग स्लाइड बनाकर देखेंगे। इसके लिए हम लोग उस क्रियाकलाप को करते हैं। आइए अब जंतु कोशिका को और अधिक समझने के लिए हम लोग एक स्लाइड बनाते हैं। इस स्लाइड बनाने के लिए एक ग्लास स्लाइड लेते हैं। इसके लिए ये टूथ पिक लेते हैं, ये टूथ पिक है, और पानी लेते हैं, ड्रॉपर लेते हैं एक, और ये मिथिलीन ब्लू लेते हैं स्टेन करने के लिए, अभिरंजित करने के लिए। इसको अभिरंजक कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक टूथ पिक लेते हैं और अपने गाल के मुंह के अंदर इसको खरोच करके मीन्स ऐसा नहीं है कि खरोच करके उसको हम लोग घाव बना दें या चमड़े को उठा दें, ऐसा नहीं है। देखिए, थोड़ा गौर से देखिएगा। ऊपर ऊपर लार जैसा, ये देखिए, जैसे ही लार जैसा आएगा, ऐसा धागा बन रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पर वो काम हो गया।
ये देखिए, ये लार जैसा आया, तार यहाँ बन रहा है ना, इसका मतलब वो लार जो है बाहर निकल गया है। अब इसके ऊपर एक बूंद मिथिलीन ब्लू का डालते हैं और इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। इसको पहले हम लोग एडजस्ट कर लेंगे रिफ्लेक्टर से। ये यहाँ पर इस स्टेज के जो छिद्र है उस पर रोशनी पूरी होनी चाहिए, आनी चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर माइक्रोस्कोप में जो संरचनाएं दिखेंगी, ये दिख रही है, इसमें ब्लू कलर के या नीले रंग के कुछ कोशिकाएं दिख रही हैं और इन कोशिकाओं के बाहर सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली साफ दिखाई पड़ रही है और उसके अंदर में छोटे से एक न्यूक्लियस या केंद्रक दिखाई पड़ रहा है। इसमें बहुत सारी कोशिकाएं दिखाई पड़ती है। तो इसके अंदर अभी बहुत सारे अनियमित आकार के कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, जो कि एनिमल सेल या जंतु कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं के बाहर एक गहरे रंग का एक रचना दिखाई पड़ रही है, जिसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है, और उसके अंदर केंद्रक दिखाई दे रहा है और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में कोशिका द्रव्य भी है। इस तरह से यह जंतु कोशिका में ऐसा दिखाई देता है। वनस्पति कोशिका में हम लोग बात किए कि वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल। वनस्पति कोशिका में ही ऐसा क्यों होता है? आप देखे होंगे कि हम लोगों को जब ठंड लगती है तो उससे बचने के लिए हम लोग ऊनी कपड़ा लेते हैं, शरीर को बचाने के लिए ये शर्ट लेते हैं। लेकिन उन पेड़ पौधों के बारे में सोचिए जो बाहर खड़े हैं। उनको धूप, पानी और ठंडा, ये तीनों को सहन करना पड़ता है। यही नहीं, हवा के झोंके से भी तूफान आती है तो हम लोग घर के अंदर चले जाते हैं, पेड़ पौधे बाहर खड़े रहते हैं। इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए उनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति या सेल वॉल होता है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि इस जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में क्या अंतर है। तो दोनों की हम लोग तुलना करके देखें और यह समझ बनाएं कि जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में क्या अंतर है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पौध या वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर है। बहुत सारे ऐसे कोशिकांग हैं जो दोनों में पाया जाता है और कुछ ऐसे कोशिकांग हैं जो केवल वनस्पति कोशिका में या केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इन दोनों कोशिकाओं को। पहले हम लोग ये एक जंतु कोशिका का ये आकार बनाए और यहाँ पर एक वनस्पति कोशिका का एक ऐसे आकृति बना लिए। ये बाहर का जो आकृति है ये जंतु कोशिका में, यहाँ हम लोग लिख दें, ये
जंतु कोशिका और ये वनस्पति कोशिका। वनस्पति कोशिका। इसके बीच में ये एक गोल आकृति पाई जाती है जिसको केंद्रक कहा जाता है। इसमें भी वनस्पति कोशिका में भी केंद्रक पाया जाता है, लेकिन ठीक बीच में नहीं होता है बल्कि कुछ हट करके किनारे ये होता है। इसके बाहर का जो ये भाग है इसको कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली, और पौध कोशिका या वनस्पति कोशिका के बाहर की भाग को कहते हैं कोशिका झिल्ली। ये दोनों पाए जाते हैं। ये बीच का जो भाग है इसको केंद्रक कहा जाता है, केंद्रक, और ये भी यहाँ पर केंद्रक। अब इसके चारों ओर एक मोटी परत होती है जिसको कहा जाता है कोशिका भित्ति। यही जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ये भाग जो है ये कोशिका भित्ति। इसके अलावा इसमें भी एक छोटी सी ये रसधानी होता है ये, लेकिन वनस्पति कोशिका या पौध कोशिका में इसका आकार काफ़ी बड़ा होता है। ये है यहाँ का रिक्तिका। यहाँ भी हम लोग इसको रिक्तिका ही पढ़ें। रिक्तिका। इसके अतिरिक्त इस केंद्रक से लेकर के ऐसे एक रचना होती है जिसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या हिंदी में अंतःप्रद्रवी जालिका कहा जाता है। ये चारों ओर ऐसा रहता है। इसको कहा जाता है अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसमें भी ऐसा ही पाया जाता है। अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका दोनों में ये पाया जाता है। यह है अंतःप्रद्रवी जालिका, ये दोनों में। अब इसका काम क्या है? तो कुछ पदार्थों का संवहन करना, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर कोशिका के, ये अंतःप्रद्रवी जालिका ऐसा करते हैं। इसके बाद इसके ऊपर में छोटे छोटे इस तरह की रचनाएं भी होती हैं।
इसके दीवार पर लगी रहती हैं। ये जो है छोटी छोटी रचनाएं जो इस नलिका के ऊपर लगी रहती है, इसको कहा जाता है राइबोसोम। राइबोसोम इसमें भी ऐसा पाया जाता है। इस तरह से ये लगे होते हैं, इसको कहा जाता है राइबोसोम। राइबोसोम। इसके अतिरिक्त कुछ नलिका जैसी रचनाएं भी यहाँ पर पाया जाता है, जिसको गोल्जी बॉडी कहा जाता है। ये यहाँ पर इस तरह की रचनाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर भी इसी तरह की रचनाएं पाई जाती है, अर्थात जंतु कोशिका और पौध कोशिका या वनस्पति कोशिका दोनों में ही ये गोल्जी बॉडी, इसको कहा जाता है गोल्जी बॉडी, इसको भी कहेंगे गोल्जी बॉडी। तो ये दोनों में ऐसा पाया जाता है। एक चीज़ और दोनों में पाया जाता है, और वह है केंद्रक के अंदर, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, केंद्रिका। तो ये दोनों में केंद्रिका भी पाई जाती है। केंद्रिका, ये बीच वाला भाग, और यहाँ भी ये बीच वाला भाग। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण रचना है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा गृह कहलाता है। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया और इसमें भी उस तरह की आकृति पाई जाती है जो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? ये ऊर्जा गृह कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी में ऑक्सीजन आकर के ऊर्जा का निर्माण करता है और यहीं से ऊर्जा हमारे शरीर में संचरित होता है। इसलिए इसको कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वनस्पति कोशिका या पौध कोशिका में पाया जाता है, वह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। थोड़ा अनुमान लगाइए, पेड़ पौधे का रंग कैसा होता है, उनके पत्तियों का कलर कैसा होता है? हरा होता है, ग्रीन होता है। लेकिन जंतुओं का रंग ग्रीन नहीं। तो ग्रीन जिससे बनता है अर्थात क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट जो है वह पाया जाता है वनस्पति कोशिका में। ये क्लोरोप्लास्ट जो है यह वनस्पति कोशिका में पाया जाता है, जबकि ये जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। इसको हरित लवक या पर्णहरित या अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और इसी हरित लवक या पर्णहरित के कारण पेड़ पौधे की पत्तियां हरी दिखती हैं। आप किसी
पत्ती के, या जब घर में साग बनता है तो आप देखे होंगे उससे जो पानी निकलता है वह हरे रंग का होता है, क्योंकि उस पौध कोशिका या वनस्पति कोशिका में हरित लवक या पर्ण हरित या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। और इसके अलावा जो इसमें पदार्थ होते हैं वो यहाँ ये जो भाग है, ये जो अभी डॉट डॉट बन रहा है, ये कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, ये वनस्पति कोशिकाओं में भी पाया जाता है। और इसी कोशिका द्रव्य में ये सारे कोशिकांग तैरते रहते हैं। ये पूरा तरल भी नहीं होता है और ठोस भी नहीं होता है, इसको अर्ध तरल कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी न्यूक्लियस है, यहाँ कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य में कोशिका द्रव्य कोशिका में है, और केंद्रक में, केंद्रक के अंदर जो हम लोग अंडे में भी देखे थे, केंद्रक के अंदर भी एक सेमी सॉलिड, एक अर्ध ठोस पदार्थ पाया जाता है जो पूर्ण तरल नहीं होता है। वहाँ जो तरल रहता है, जो पदार्थ होता है, उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य, इसके अंदर केंद्रक द्रव्य होता है, ये इसके अंदर और इसके अंदर भी। और इस तरह से ये केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य मिलकर ये बनता है जीव द्रव्य, अर्थात जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म बराबर केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म जोड़ कोशिका द्रव्य अर्थात सेल साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म अर्थात प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, अर्थात जीव द्रव्य बराबर केंद्रक द्रव्य जोड़ कोशिका द्रव्य। अर्थात इसके अंदर में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं जो उस तरल पदार्थ में या अर्ध तरल पदार्थ में तैरते रहते हैं, और केंद्रक के अंदर जो अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है, इन दोनों को मिलाकर के जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, जो कि हमारे जीवन का आधार है। यही हमारे जीवन का आधार है। इसमें मुख्य बात यह है कि रिक्तिका जो है, किसी किसी कोशिका में, जंतु कोशिका में रिक्तिका नहीं पाया जाता है। ये दोनों प्रारूपिक है, टिपिकल एनिमल सेल और टिपिकल प्लांट सेल, अर्थात प्रारूप जंतु कोशिका और प्रारूप वनस्पति कोशिका है। ये सभी कोशिकांग हर कोशिकाओं में पाया जाता है, ऐसी बात भी नहीं है। किसी किसी कोशिका में रिक्तिका पाई जाती है, किसी में नहीं पाई जाती, लेकिन दोनों को अगर कुल मिला करके हम लोग देखें तो ये
अंतर ये है कि उसकी जो है रिक्तिका बड़ी होती है वनस्पति कोशिका में, इसमें होती है तो छोटी होती है या नहीं होती है। दूसरा क्या है कि इसमें पर्णहरित या हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिका में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, जबकि वनस्पति कोशिका में पर्णहरित या हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तीसरा अंतर क्या है कि वनस्पति कोशिका में ये कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि उस कोशिका को विभिन्न वातावरण से बचाता है, सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है, जबकि जंतु कोशिका में वह कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इस तरह से ये जंतु कोशिका और पौध कोशिका या वनस्पति कोशिका में ये अंतर पाया जाता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने इस भाग में जंतु कोशिका के घटक और जंतु कोशिका, वो चिक सेल जिसको कहते हैं, जो हम लोग गाल से निकाल करके देखे, वो कोशिका बना करके स्लाइड बना करके देखे, और हम लोगों ने देखा कि इन दोनों प्रकार के कोशिकाओं में क्या अंतर है। तो आज इतना ही, फिर अगली कक्षा में। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।